नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू परीक्षा एकेडमी। एक बार फिर से स्वागत है आपका परीक्षा एकेडमी में। दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि आपने अभी तक एफएलटी नंबर 1, 2, 3, 4 सॉल्व कर ली होंगी। तो आज आपके लिए लेकर हाजिर हूं एफएलटी नंबर 5, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि काठी क्या है। बताइए कि काठी क्या है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि काठी क्या है। क्या एक जाति है, जनजाति है, काष्ठ शिल्प है या फिर लोक नृत्य है। बताइए क्या है काठी। काठी देखिए बेसिकली क्या है, एक लोक नृत्य है। ऑप्शन डी आपका सही है। और काठी के बारे में क्या है कि यह निमाड़ अंचल का, कहाँ का है ये है निमाड़ अंचल का। निमाड़ अंचल का एक लोक नृत्य है जो कि हरिजन समुदाय, किस समुदाय के द्वारा, हरिजन समुदाय के द्वारा यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। यानी कि नरसंहार जो कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहलाता है, कौन सा है इनमें से। चरण पादुका नरसंहार, झाबुआ नरसंहार, मंडला नरसंहार या फिर अमझेरा। ऑप्शन नंबर जो ए है, चरण पादुका नरसंहार, यह आंसर सही है। इसे ही मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। और यह कांड 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन कहाँ पर हुआ था। उर्मिल नदी के किनारे हुआ था। और उर्मिल नदी कहाँ है, यह छतरपुर में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुजरी महल किसने बनवाया था। देखिए गुजरी महल किसने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था। अकबर, मानसिंह, शाहजहां या इनमें से कोई नहीं। बताइए किसने करवाया था गुजरी महल का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही है कि गुजरी महल का निर्माण करवाया था, यह करवाया था राजा मानसिंह तोमर के द्वारा। और राजा जो मानसिंह तोमर है, इन्होंने 1486 से 1516 के बीच में इसका निर्माण करवाया था। और किसके लिए करवाया था, तो इनकी प्रेमिका थी मृगनयनी। कौन थी, प्रेमिका थी मृगनयनी। और इसी के लिए इन्होंने गुजरी महल का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीलों का निवास स्थल या स्थान क्या कहलाता है। यानी भील जहां पर निवास करते हैं उस कॉलोनी को क्या कहते हैं। देखिए घर की बात नहीं की गई है, कॉलोनी की निवास स्थल की बात की गई है। तो वह निवास स्थल जो है क्या कहलाता है, बताइए। ऑप्शन सी फाल्या कहते हैं। और इनके जो घर को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, वो कू कहते हैं। कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, जो घर है वह कू कहलाता है और जो कॉलोनी है वह कहलाती है फाल्या। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परधोनी नृत्य, कौन सा नृत्य है यह परधोनी नृत्य किस जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। मुड़िया, बेगा, गोंड या फिर भील। बताइए कौन सी जनजाति के द्वारा परधोनी नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बेगा जनजाति के द्वारा परधोनी नृत्य किया जाता है। और यह परधोनी जो नृत्य है यह बारात की आगमन, यानी कि बारात आगमन के समय जो है यह परधोनी नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या कहता है कि मध्य प्रदेश में तुलसी उत्सव का आयोजन किया जाता है। यानी कि मध्य प्रदेश में जो तुलसी उत्सव है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए कहता है सतना, ऑप्शन बी कहता है रीवा, ऑप्शन सी कहता है ग्वालियर और ऑप्शन डी कहता है इंदौर। तो बताइए तुलसी उत्सव इनमें से कहाँ होता है। तो तुलसी उत्सव का जो आयोजन किया जाता है, आयोजन किया जाता है सतना में। और सतना में यह आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है धनतेरस से दिवाली तक। और कहाँ किया जाता है, तो चित्रकूट जो है सतना में क्या है, चित्रकूट में ये किया जाता है तुलसी उत्सव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नौखंडा महल का निर्माण राजा द्वारा कराया गया था, वह कौन है। नौखंडा महल, कौन सा महल है यहाँ पर,
नौखंडा महल की बात की गई है, तो नौखंडा जो महल का निर्माण कीर्तिपाल, लोकपाल, रामपाल या फिर दिनेश पाल किसके द्वारा इनमें से कराया गया है? तो जो नौखंडा महल है इसका निर्माण कराया गया है राजा कीर्तिपाल के द्वारा। और कहाँ कराया गया है यह निर्माण कराया गया है चंदेरी में। अब चंदेरी कहाँ है? चंदेरी, ठीक है। चंदेरी, और चंदेरी है मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यकार हैं और उनकी कृतियां हैं। एक तरफ आपको साहित्यकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ कृतियां दी हुई हैं कि उनके द्वारा कौन सी कृति या फिर रचना की गई है। आपको सही कथन चुनना है इनमें से, ठीक है। केशव दास के द्वारा क्या कवि प्रिय लिखी गई है? पद्माकर भट्ट के द्वारा क्या कली पचीसी लिखी गई है? या फिर माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा युग चरण लिखा गया? या फिर बाल कृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा तार सप्तक लिखा गया है? बताइए इनमें से कौन कौन से जो युग्म है वह सही है? ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही है, यानी कि केशव दास ने कवि प्रिय की रचना की है, पद्माकर भट्ट के द्वारा कली पचीसी लिखी गई है और माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा युग चरण लिखा गया है। लेकिन तार सप्तक की जो रचना है, यह तार सप्तक जो रचना है यह की गई है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा की गई है तार सप्तक की रचना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें हमें क्या पहचानना है? इसमें हमें पहचानना है कि असत्य युग्म का चयन करना है। पद्माकर समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो पद्माकर समारोह यह जो मनाया जाता है ओरछा में नहीं मनाया जाता। जी हाँ, पद्माकर पहला ही जो ऑप्शन है ये गलत दे रखा है। पद्माकर समारोह सागर में मनाया जाता है, ना कि ओरछा में। मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली मनाया जाता है 1 नवंबर को, तानसेन समारोह ग्वालियर में, और लोक रंग समारोह का जो आयोजन होता है ये आयोजन होता है भोपाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुंदेलखंड की लोक चित्रकला है? प्रश्न क्रमांक 10वां कह रहा है कि एक बुंदेलखंड की लोक चित्रकला इनमें से कौन सी है? क्या चित्रावण या मामूलिया या ईरत या फिर तिलंगा? बताइए। तो बुंदेलखंड की जो लोक चित्रकला है वह है मामूलिया। मामूलिया बुंदेलखंड की लोक चित्रकला है। और चित्रावण जो है यह मालवा की है, यानी कि चित्रावण कहाँ की है? मालवा की है। जबकि ईरत जो है यह निमाड़ की लोक चित्रकला है। और तिलंगा जो है यह है बघेलखंड की लोक चित्र कला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश में मालवा पठार के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? देखिए मध्य प्रदेश सभी को पता होना चाहिए, न केवल मध्य प्रदेश से बल्कि मालवा के पठार से वह रेखा गुजरती है, वह है कर्क रेखा, जो कि मध्य प्रदेश को उष्ण कटिबंधीय या फिर अधिक ताप प्रदान करती है। कौन है? कर्क रेखा है, जो कि मालवा पठार के मध्य से गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा जो होती है वह होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह कहता है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्रोत क्या है? तो इसका जो उद्गम स्रोत है वह है अनूपपुर में, जो अमरकंटक है वहां से। अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर, ठीक है। नेक्स्ट है कि सोन नदी पर कौन सी परियोजना और किस स्थान पर विकसित की गई? पहली बात तो क्या पूछी गई है प्रश्न में कि सोन नदी पर जो परियोजना है वह बताना है और किस स्थान पर है, बताइए। बाणसागर परियोजना जो कि शहडोल में है, यही सोन नदी पर निर्मित की गई है। ऑप्शन जो है ए है यह सही है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर शहडोल जिले में निर्मित की गई है और यह जो है
एमपी प्लस यूपी प्लस बिहार, एमपी प्लस यूपी प्लस बिहार की जो है यह संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है यह कह रहा है कि दो सूचियां हैं जिसमें हमें सही सुमेलन करना है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान और एक साइड दिया हो क्षेत्रफल, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का जो सही क्षेत्रफल है वह है 940 वर्ग किलोमीटर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है यह क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर और पेंच राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वह 449.39 वर्ग किलोमीटर और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 542 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन नीति कब लागू की गई थी। देखिए मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब लागू की गई थी, तो मध्य प्रदेश की जो पहली वन नीति है यह लागू की गई थी वर्ष 1952 में पहली वन नीति बनाई गई थी। और इसमें जो संशोधन हुआ है वह संशोधन हुआ है 4 अप्रैल सन 2005 को संशोधन किया गया है नवीन वन नीति के रूप में जो है 2005 में। ठीक है, और इसे ही नवीन वन नीति के रूप में लागू किया गया है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह कहता है कि विश्व में कोयले की दूसरी सबसे मोटी परत मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई गई है। किसकी कोयले की बात की गई है कि दूसरी सबसे मोटी परत मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई गई है। तो यह पाई गई सभी को पता होना चाहिए कि सिंगरौली में पाई गई है। यह 136 मीटर मोटी परत है कोयले की। ठीक है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे मोटी परत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। देखिए मध्य प्रदेश में जो कोयला क्षेत्र है उनमें से सतपुड़ा और विंध्यन दो क्षेत्र हैं और सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता। क्या मोहपानी, शाहपुर, पेंच घाटी या फिर सुहागपुर, बताइए। देखिए जो क्षेत्र है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है वह क्षेत्र नहीं आता है सुहागपुर क्षेत्र, क्योंकि सुहागपुर जो क्षेत्र है ये मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ना कि सतपुड़ा क्षेत्र के अंदर। जबकि मोहपानी, पेंच और शाहपुर ये सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाने वाला कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरता है। यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाने वाला कौन सा राष्ट्रीय, नवीन जो नामकरण हुए हैं राष्ट्रीय राजमार्गों के उनके अनुसार पूछा गया है कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाने वाला कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरता है। तो बताइए कौन सा गुजरता है। इनमें से ऑप्शन नंबर बी NH-44 मध्य प्रदेश से गुजरता है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। किलिमंजारो है। यह किस देश में स्थित है। जो सबसे ऊंचा पर्वत है अफ्रीका का यह जो है तंजानिया देश के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जल डमरू या फिर संधि कौन सा है इनमें से, बताइए कौन सा जल डमरू लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ता है। पनामा, सुएज, पाक या फिर बेरिंग। सुएज नहर जो है वह लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने वाला जल डमरू है। ठीक है, जबकि पनामा जो है वह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक, किसकी बात की गई है, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं। कौन नहीं रहे हैं। जस्टिस ND ओझा, जस्टिस PV दीक्षित, जस्टिस GD दीक्षित या फिर जस्टिस GP सिंह। बताइए निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल की बात की जा रही है, यहाँ पे कौन नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी जस्टिस GD दीक्षित
मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं, जबकि शेष एनडी ओझा, पीवी दीक्षित और जीपी सिंह ये क्या रहे हैं, कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम पूछा गया है, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 2003, 2004, 2005 या फिर 2006। इनमें से ऑप्शन सी सही है, 2005 में मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन पूछा गया। यहाँ पे संभाग की बात की गई है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन सी, इंदौर संभाग जो है सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का संभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है। किसकी बात कही गई है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात कही गई। कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, इंदौर ही ऐसा जिला है, यहाँ सर्वाधिक एससी पाए जाते हैं या फिर शेड्यूल कास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सभी को इसका उत्तर जो है पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर चिंता का विषय है। राजकीय वृक्ष क्या है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है क्या है, बताइए। इनमें से एकमात्र वृक्ष का नाम दिया हुआ है बरगद, तो वही होगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, देखिए पुष्प की बात की गई है तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है ये है सफ़ेद लिली, और राजकीय फल आम है और फसल जो है सोयाबीन है। इनके आपको वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए कि बरगद का नाम क्या है, फाइकस बेंगेलेसिस, जबकि सफ़ेद लिली का वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम, जबकि आम का आपको पता ही होगा कि मैग्नीफेरा इंडिका आम का जीव वैज्ञानिक नाम है, और सोयाबीन का जो जीव वैज्ञानिक नाम है वह है ग्लाइसिन मैक्स। तो इनमें से जो ऑप्शन ए है यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम यानी कि पहले मेगा फूड पार्क की जो बात की जा रही है वह की जा रही है कहाँ पर स्थापित किया गया था, सतना में, भोपाल में, खरगोन में या फिर देवास में। देखिए खरगोन में सर्वप्रथम फूड पार्क स्थापित किया गया था, और खरगोन के भी जो कसरावत तहसील के पानवा गांव में मध्य प्रदेश का पहला मेगा पार्क मेसर्स इंडस, क्या नाम था उसका, मेसर्स इंडस, ठीक है, यह नाम था, और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिका एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिका एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, बताइए। यह स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1990 में यह की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दो सूचियां दी हुई हैं और इन्हें हमें सुमेलित करना है कि मध्य प्रदेश का अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बताइए। मध्य प्रदेश का जो अंगूर अनुसंधान केंद्र है यह है रतलाम में, जबकि धान अनुसंधान जो केंद्र है यह केंद्र है बड़वानी में, और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है यह आपको पता होना चाहिए इंदौर में है, और मक्का जो खमरिया जबलपुर में है यहाँ पर मक्का अनुसंधान केंद्र है, इसलिए ऑप्शन ए यह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यह प्रश्न मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में आ चुका है और यह कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था। इनमें से कौन सा मामला था, बताइए। उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, जी हाँ बिल्कुल यही ऑप्शन जो है ए है यह सही है। उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था
कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 को भाग 3 के अनुच्छेद 21 के साथ मिलकर जो है पढ़ना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में क्या कहा गया है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। यानी कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था की गई थी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। ठीक है, तो यही वह अधिनियम है जिसके द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से 3 जो है वह कैसे हैं, सुमेलित हैं। एक असुमेलित है यानी कि सही नहीं है, वह युग्म हमें पहचानना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है, बिल्कुल सही है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। जिम कार्बेट या फिर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बांदीपुर जो है वह तमिलनाडु में ना होकर के कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 2 सूची दी हुई है, वायु प्रदूषण दिया हुआ है और उस प्रदूषण के कारण हमारे कौन सा अंग, हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है यह बताया गया है। तो एस्बेस्टस जो धूल है इसके द्वारा हमारा फेफड़े प्रभावित होते हैं एस्बेस्टस धूल के कारण, जबकि सीसा जो है हमारे मस्तिष्क को कमज़ोर करता है और जो पारा है यह हमारे उदर यानी कि लीवर बैली, ठीक है, पारा जो है उदर को खराब करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे रक्त को गाढ़ा कर देती है, जिससे कि रक्त की ऑक्सीजन लेने की क्षमता जो है वह कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं, क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्त्रावित करती हैं। कौन से हार्मोन की बात की जा रही है, हार्मोन जो है एंड्रोजन कौन सी कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है, सर्टिलो कोशिकाएं, लेडिंग कोशिकाएं, जर्मिनल या फिर म्यूकस कोशिकाएं, बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही है, लैंडिंग कोशिकाओं के द्वारा एड्रोजन हार्मोन को निकाला जाता है या फिर स्रावित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, कौन सा वह रोग है। देखिए प्रोटोजोआ के द्वारा वह रोग होता है, वह रोग होता है मलेरिया। ऑप्शन नंबर डी सही है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि विश्व से चेचक का उन्मूलन कब घोषित किया गया था। तो विश्व से जो चेचक का उन्मूलन की घोषणा कब की गई थी, बताइए। ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1996 या फिर ऑप्शन डी 2008 में। बताइए कौन सा वर्ष है जब विश्व से चेचक का उन्मूलन विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है कि 1980 में WHO के द्वारा विश्व से चेचक के उन्मूलन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है तापमीटर को, पायरोमीटर कहा जाता है। ताप विद्युत तापमापी को, विकिरण तापमापी को, गैस तापमापी को या फिर द्रव तापमापी को, बताइए किसे कहा जाता है पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी विकिरण तापमापी यानी कि रेडिएशन थर्मोमीटर को क्या कहते हैं, पायरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि की बात की जा रही है यहाँ पे की जा रही है अंतःस्त्रावी यानी कि जो अंदर की ओर होती है ग्रंथि कौन सी है, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक, वह है ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि जो है इसको अवटु ग्रंथि भी कहते हैं और मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि है जो कि अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनी माटा, देखिए मिनी माटा है, मीना माता नहीं है, मिनी माटा रोग का कारण क्या है। देखिए मिनी माटा रोग का सभी को पता होना चाहिए, कारण है पारा। ऑप्शन ए जो है यह सही है कि मिनी माटा रोग किसके कारण होता है, पारे से
होता है, ठीक है। और कहाँ हुआ था ये? तो ये जापान शहर में फैला था मिनीमाटा रोग। ओके, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, यानी कि दिमाग से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान, संचार और सूचना संसाधन का, कौन सा? विज्ञान, संचार और सूचना संसाधन का राष्ट्रीय संस्थान NISCAIR का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि नई दिल्ली में NISCAIR का मुख्यालय है। नेक्स्ट है कि मलिका, अल्फांसो और हाफुज किस फसल या फिर किस फल की किस्में हैं? आपको पता होना चाहिए, अधिकांश लोगों ने ये खाए भी हैं। तो आम की ये किस्में हैं, मल्लिका, अल्फांसो, हाफुज, साथ ही नीलम, दशहरी, ये सारी के सारी जो है वो आम की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली ऐसी सेंचुरी यानी कि अभयारण्य, देश की पहली ऐसी सेंचुरी कौन सी है जहां टाइगर रिजर्व जैसी सफारी की शुरुआत की गई है? देश की पहली ऐसी सेंचुरी जहां पर टाइगर रिजर्व की शुरुआत की गई है, टाइगर रिजर्व सफारी की शुरुआत की गई। रातापानी सेंचुरी, केन सेंचुरी, राला मंडल या फिर नोरा देही, कौन सी ऐसी सेंचुरी है? तो वह सेंचुरी है रातापानी सेंचुरी। कहाँ है रातापानी सेंचुरी? तो रातापानी सेंचुरी जो है वह है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस विश्व स्तर पर हर साल किस दिन मनाया जाता है? यानी कि कौन से दिवस को हर साल विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्या होता है हीमोफीलिया दिवस? देखिए, यह एक प्रकार का रक्त स्त्राव विकार है, यानी कि इसके हो जाने पर खून का थक्का नहीं जम पाता है, वही विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में 17 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी, इसरो, ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन से अभियान के लिए? तो मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ इसरो ने जो है वह समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन है बताइए। यह है फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रांस के साथ इसरो ने हाथ मिलाया है मिशन गगनयान के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान कोच संजय चक्रवर्ती कौन है? संजय चक्रवर्ती हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित है? देखिए, संजय जो चक्रवर्ती हैं हाल ही में जिनका निधन हुआ है, यह शूटिंग, ऑप्शन ए शूटिंग के कोच थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में मुख्यमंत्री कप की शुरुआत कब हुई? देखिए, मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में मुख्यमंत्री कप दिया जाता है, जिसकी शुरुआत इस वर्ष से हुई है, वर्ष 2015 से। यूनिट 9 का प्रश्न है यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कि चैटिंग है, यानी कि चैटिंग क्या है? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है, या फिर नेटवर्क पर संदेशों व फाइलों को भेजना, या फिर एक रियल टाइम कन्वर्जेशन। बताइए क्या है चैटिंग? ऑप्शन नंबर डी सही है, चैटिंग एक रियल टाइम कन्वर्जेशन है जो कि आप सभी दिन रात लगे रहते हो पढ़ाई को छोड़ करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मैक्सथॉन MAXTHON क्या है? क्या एक सर्च इंजन है, ब्राउज़र है, वेबसाइट है, या फिर एक एप्लीकेशन है? बताइए। मैक्सथॉन जो है एक ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है जो कि फ्री में उपलब्ध है, और यह जो है वह चीन का वेब ब्राउज़र है, ठीक है, मैक्सथॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप किसी अन्य व्यक्ति से माइक्रोफोन पर एक स्पीकर, एक माइक्रोफोन, वेबकैम और एक विशेष प्रकार के प्रोग्राम द्वारा बात कर पाते हैं, वह क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है वह? क्या कहलाती है वह प्रक्रिया? वह प्रक्रिया कहलाती है क्या वीडियो सर्चिंग, कनेक्टिंग, वॉइस कॉलिंग, या फिर वीडियो चैटिंग? जी हाँ, वह कहलाती है एक वीडियो चैटिंग। चलिए, नेक्स्ट है कि कानूनी तरीके से हैकिंग करने वाले, कौन से तरीके? कानूनी तरीके से यानी कि लीगली हैकिंग करने वाले हैकर को हम किस नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से जानते हैं हम? तो हम जानते हैं एथिकल हैकर। 49 जो क्वेश्चन का आंसर है एथिकल हैकर, और इसे क्या कहा जाता है? इसे ही
वाइट हैट हैकर भी कहते हैं, एथिकल हैकर को। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मुख्य चुनाव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए। तो भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का एक प्रमुख होता है और इसकी जो नियुक्ति है ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल का प्रावधान है? बताइए कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल का प्रावधान किया गया है? 325, 320, 316 या फिर 321, बताइए। वह है आंसर नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध, कौन सा युद्ध, तृतीय युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए पानीपत का जो युद्ध है वह हुआ था 14 जनवरी 1961 को। कौन सा युद्ध हुआ था? सॉरी 1761 को हुआ था, 1961 को नहीं, 1761 को हुआ था तृतीय पानीपत का युद्ध, और यह हुआ था शाह आलम द्वितीय के शासन काल में। ठीक है, नेक्स्ट है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक। पहले साम्राज्य संस्थापक तो आपको पता है, कौन है पहले संस्थापक? कमेंट करके बताइए जल्दी से कि पहले मराठा साम्राज्य के पहले संस्थापक कौन है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि दूसरे संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम या फिर माधव राव, किसे माना जाता है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक? उसे माना जाता है बाजीराव प्रथम को। ऑप्शन सी जो है यह सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य का पर्याप्त ध्यान दिया था? यानी कि किसके द्वारा सिंचाई और लोक निर्माण, जो भवन और सड़क निर्माण का कार्य करते हैं उसे कहते हैं लोक निर्माण विभाग कार्य का पर्याप्त ध्यान दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक, बताइए कौन है इनमें से? तो वह है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। इनके द्वारा काफ़ी सारी नहरें बनाई गई थी और जो दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने प्रथम नहर का निर्माण कराया था, जबकि फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी सारी नहरें और लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिया था। काफ़ी सारी सिंचाई और सड़कों का निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है कि कन्नौज के गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन है? देखिए कन्नौज के गहड़वाल वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? गोविंद चंद्र, जयचंद या फिर चंद्रदेव या फिर जयदेव, बताइए कौन है इनमें से कन्नौज के गहड़वाल वंश के संस्थापक? ऑप्शन नंबर बी चंद्रदेव जो है वह कन्नौज के गहड़वाल वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, और इनके द्वारा क्या हुआ था कि गहड़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जो था वह था जयचंद, और जयचंद के बीच में आपको कौन था? जयचंद। ये जो जयचंद है ये कन्नौज के जो गहड़वाल वंश है इसके अंतिम जो है शक्तिशाली शासक रहे हैं, जो कि चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने इन्हें पराजित किया था। और चंदावर का जो युद्ध है कब लड़ा गया था, बताइए? 1194 में। ठीक, नेक्स्ट है कि इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना जो की गई थी वह स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए? ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, और क्या हुआ था कि नेशनल लिबरल लीग के रूप में इसकी स्थापना की गई, जो कि बाद में क्या हुआ था, ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के रूप में जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मुद्रा राक्षस पुस्तक के जो लेखक है सभी को पता होगा, ये है विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही है कि विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा
नामक पुस्तक की रचना की गई थी। इसकी अन्य रचनाएं जो हैं वो हैं देवी चंद्रगुप्तम, राघवानंदन नाटकम और आदि, इनकी तरह काफ़ी फेमस रचनाएं लिखी गई हैं। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में मोक्ष से संबंधित संवर किस शब्द की बात की जा रही है। आजकल इस प्रकार के प्रश्न MPPSC के पूछने का ट्रेंड हो गया है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम पूछा गया था 2020 में पनाही, पनाही से क्या तात्पर्य है। तो पनाही एक प्रकार का जूता होता है जिसे पहना जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म में मोक्ष से संबंधित सवर शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये अभी MPPSC करंट ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, जीव का कर्म की ओर आकर्षण, या फिर जीव का कर्म से मोह भंग, या फिर विद्यमान कर्म का क्षय हो जाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, सवर का जो अर्थ होता है वह होता है जीव का कर्म से मोह भंग हो जाना, सवर का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अप्रैल 1916 में स्थापित की गई थी इंडियन होम रूल लीग। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट कौन थे। 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। NC केलकर, जोसेफ बैप्टिस्टा, एनी बेसेंट, या फिर जॉर्ज अरुंडेल। बताइए कौन थे। ऑप्शन नंबर बी सही है, जोसेफ बैप्टिस्टा इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। और अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, की थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। देखिए, प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी, यह स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आत्मा राम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, या फिर दयानंद सरस्वती, या फिर रामकृष्ण परमहंस। बताइए किसके द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है यह की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, और यह की गई थी 1867 ईस्वी में। और कहाँ की गई थी ये की गई थी बम्बई में, जो कि आजकल मुंबई के नाम से इसे जानते हैं। तो 1867 में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन जो है एक पुस्तक प्रकाशित की थी महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट है कि गेंडा संरक्षण परियोजना, कौन सी परियोजना, गेंडा संरक्षण परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। काफ़ी सरल सा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि एक सींग वाले जो गेंडे भारत में पाए जाते हैं, इस परियोजना यानी कि उनको संरक्षण की जो परियोजना है वह परियोजना शुरू की गई थी 1987 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। और इंडियन राइनो विज़न, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इंडियन राइनो विज़न 2020 भी शुरू किया गया है गैंडों के संरक्षण के लिए, तो याद रखेंगे ये फैक्ट भी। नेक्स्ट है कि विक्टोरिया झील, किस झील की बात की जा रही है। विक्टोरिया झील किस देश की सीमा को स्पर्श, देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि नहीं लिखा हुआ प्रश्न में, यानी कि विक्टोरिया झील किस देश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। केन्या, तंजानिया, युगांडा, या फिर इथोपिया। बताइए, तो इथोपिया की सीमा को विक्टोरिया झील जो है यह स्पर्श नहीं करती है। केन्या, युगांडा और तंजानिया तीनों की सीमाओं को स्पर्श करती है। ठीक है, और विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, तथा यह किस प्रकार की झील है, मीठे पानी की झील है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पस पर्वत श्रेणी, कौन सी पर्वत श्रेणी की बात की जा रही है यहाँ पे। अल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा। फिर वही नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं है। अक्सर क्या होता है, जैसे ही हमें अल्पस पर्वत दिखा तो हमारे मन में एक प्रश्न आ जाता है कि भाई यही पूछा गया होगा कि अल्पस पर्वत जो है वह कहाँ है, तो हम आंसर लगा देते हैं जहाँ पर हमें पता होता है कि यहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि अल्पस पर्वत श्रेणी का जो विकास या फिर विस्तार है वह किस देश में नहीं है। तो बताइए कहाँ नहीं है। फ्रांस में है,
जर्मनी में भी आल्प्स पर्वत का विस्तार है, और ऑस्ट्रिया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है स्पेन में आल्प्स पर्वत का विस्तार नहीं है। ठीक है, और आल्प्स पर्वत जो है मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, और इस पर्वत श्रृंखला का माउंट ब्लॉक सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। देखिए फिर असत्य प्रश्न पूछा गया है, यानी कि 3 इसमें से सही होना चाहिए, एक जो है वह असत्य होना चाहिए। चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है, कोची प्राकृतिक पत्तन है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है, और कांडला जो है ज्वारीय पत्तन है। कौन सा ऑप्शन इनमें से गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह गलत है, क्योंकि चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन नहीं है। सबसे गहरा जो पत्तन यानी कि बंदरगाह है वह है विशाखापट्टनम। बंदरगाह भारत का सबसे गहरा पत्तन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है। देखिए भारत का प्रथम जो न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी है यह है नरोरा, कल्पक्कम, केगा या फिर राबत भाटा में। बताइए कहाँ पर है भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी। तो यह न्यूट्रॉन रिएक्टर जो कामिनी है यह है कल्पक्कम में। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, कल्पक्कम में न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी है, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक क्या है रिएक्टर है ये कामिनी। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक शैल समूह यानी कि शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, और इसका जो भावर क्षेत्र है यह किसका उदाहरण है? क्या मध्यभूमि स्थिति का, या फिर अंतरा पर्वतीय स्थिति का, या फिर गिरिपाद की स्थिति का, या फिर अनुसमुद्री स्थिति का? बताइए क्या है इनमें से भावर। तो भावर जो है यह ऑप्शन नंबर सी सही है। गिरिपाद की स्थिति को हम क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। और सिंधु नदी से तिस्ता नदी तक का जो क्षेत्र यानी कि सिंधु नदी से कौन सी नदी? तिस्ता नदी तक का जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं भावर क्षेत्र। ओके, भावर क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सरल सा क्वेश्चन है, आपको सभी को पता होना चाहिए। एक तरफ समृद्धि दी हुई है यानी कि एक घटना दी हुई है, और एक तरफ जो है सूची नंबर 2 में दिनांक दी हुई है। तो वसंत विषुव कब होता है, शरद विषुव कब होता है, और शीत विषुव कब होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, कि कब हमें वसंत ऋतु की स्थिति आती है, कब शीत यानी कि शरद विषुव की, कब शरद की, और कब ग्रीष्म विषुव की। चलिए, तो बसंत विषुव जो है वह आता है 21 मार्च को, और शरद विषुव जो है वह 23 सितंबर को मनाया जाता है, और शीत जो है विषुव मनाया जाता है 22 दिसंबर को, और ग्रीष्म विषुव मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वह बी सही है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय सेल नहीं है। तो यहाँ पर जो है आग्नेय सेल नहीं है बताना है। आग्नेय सेल काफ़ी कठोर सेल होती है, कौन सी नहीं है? ग्रेनाइट, लिग्नाइट, डाइक या फिर फैकोलिथ। बताइए कौन सी है जो कि आग्नेय सेल नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि लिग्नाइट जो है ये आग्नेय सेल का एक प्रकार नहीं है, जबकि एक परतदार सेल का उदाहरण है। और लिग्नाइट एक प्रकार का किसका प्रकार है? कोयले का प्रकार है लिग्नाइट। ओके, नेक्स्ट है कि लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए। देखिए लाल सागर और भूमध्य सागर को जो नहर जोड़ने वाली है वह है सुएज नहर। 70 में जो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंग्रोव किसे कहा जाता है। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? बताइए मैंग्रोव किसे कहा जाता है। तो मैंग्रोव आम के पेड़ के उद्यान को कहा जाता है? जी नहीं। मानव निर्मित वन? नहीं। लवण कच्छ यानी कि लवणीय जल में उगने वाले जो पेड़ हैं उनको कहते हैं हम मैंग्रोव। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। यानी कि जो उद्योगों में ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, यह ऊर्जा के स्रोत के रूप में कौन सबसे अधिक अपना योगदान देता है?
या फिर कौन प्रधान है? बताइए। प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल या फिर नाभिकीय ऊर्जा? तो वह है कोयला। अभी भी वर्तमान में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन वाणिज्यिक क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। लगभग 62% जो है कोयले का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें 3 युग्म दिए हुए हैं और उनमें से हमें जो पहचान करना है वह पहचान करना है सत्य युग्म की या फिर सही युग्म की। तो कौन सा है? नोकरेक जीवमंडल रिजर्व कहाँ है? ये गारो पहाड़ियों पर है, या फिर लोकटक जो झील है बेरल क्षेत्र में है, और नामदफा जो है राष्ट्रीय उद्यान डफला पहाड़ियों पर है। कौन सा इनमें सही है? बताइए। इनमें से जो है ऑप्शन केवल एक सही है, यानी कि नोकरेक जीव मंडल रिजर्व गारो पहाड़ियाँ, और कहाँ पर है ये? मेघालय में। ठीक है, यही कथन जो है वह सही है। इसके बाद जो बात आती है वह बात ये है कि लोकटक झील कहाँ है? तो ये बेरल क्षेत्र में ना होकर के मणिपुर क्षेत्र में है लोकटक झील। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो डाफला में है, डाफला में ना होकर के ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में, जबकि बेरल क्षेत्र और जो डाफला पहाड़ी हैं ये असम क्षेत्र में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? सुमेलित कथनों को हमें चुनना है, यानी कि यहाँ 4 कथन दिए हुए हैं जिनमें से 3 जो है वह गलत होंगे और एक सही होगा। बताइए। एबिसिनी पठार जो है अरब में है? जी नहीं, एबिसिनी पठार अरब में नहीं है, यह इथोपिया में है। कहाँ है यह? इथोपिया में है। और इथोपिया कहाँ है? यह है अफ्रीका में। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में? जी हाँ, बिल्कुल यही कथन जो है वह सही है। गुयाना उच्चभूमि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में नहीं है, और ओबोकोंगो द्रोणी जो है पैटागोनिया में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो पंचायती राज विषय जो है वह राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यह पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है, 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किन या किन कारकों का योगदान है? देखिए क्या है कि भारत में जो मुद्रा संकट है इन्हें कम करने के जोखिम जो है उसको कम करने के लिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं उन्हें हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें से भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन बिल्कुल सही, यानी कि आईटी सेक्टरों में विदेशी पैसा लगाएं। ठीक है, बिल्कुल सही है। सरकारी व्यवहार बिल्कुल यह कारण नहीं है। तो विदेशस्थ भारतीय द्वारा भेजे गए धन, यह भी सही है। तो ऑप्शन जो है 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वह प्राप्तियां हैं जिनमें, यानी कि हमें बताना है कि पूंजीगत प्राप्तियां किन्हें कहते हैं। तो पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं कहा जाता है देयता उत्पन्न होती है या परिसंपत्ति कम होती है। दोनों ही कथन जो है यह आंसर सही हो रहे हैं कि देयता उत्पन्न होती है और परिसंपत्तियां कम हो जाती है। तो ऑप्शन जो है सी यह सही है। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं जिनसे देयता उत्पन्न होती है और परिसंपत्तियां कम हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिडबी SIDBI किसका घोतक है? यानी कि हमें सिडबी का फुल फॉर्म बताना है। क्या होता है सिडबी का फुल फॉर्म? सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है यह सही है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का फुल फॉर्म है। ठीक है, और यह जो संस्था है ये क्या काम करती है? जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उन्हें वित्त पोषण यानी कि उन्हें लोन उपलब्ध कराती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद के साथ सुमेलित है? यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या अनुच्छेद 318 में है? जी नहीं। भारत का निर्वाचन आयोग 324 में है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही है, क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत वर्णित है।
संघीय लोक सेवा आयोग 332 नहीं, महाधिवक्ता 351 नहीं। तो क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 के तहत गठित किया जाता है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के तहत और महाधिवक्ता जो है अनुच्छेद 76 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट है कि नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा एक कथन जो है वह गलत है। बताइए, नीति आयोग के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है या फिर एक कथन जो है वह गलत लिखा हुआ है। इसका गठन यानी नीति आयोग का जो गठन है वह 1 जनवरी 2015 को हुआ, बिल्कुल ठीक है। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल ठीक है, सरकार के थिंक टैंक के रूप में ही कार्य करता है, यानी सरकार को नवीन जो योजना है उनके बारे में अच्छे अच्छे आइडियाज़ देता है। इसका पूर्ण रूप यानी कि इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन नंबर डी बच जाता है। आपको नहीं भी पता है कि इसके कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, तो यह ऑप्शन जो है यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या होती है 5 ना कि 8, और 2 सदस्य जो होते हैं वह कैसे होते हैं, अंशकालिक यानी कि आंशिक कालिक सदस्य होते हैं। इसके अलावा जो है वह 4 पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में जो स्थिति है, फिलहाल में कौन अध्यक्ष हैं नीति आयोग के, आपको कमेंट करके बताना है। उपाध्यक्ष का नाम मैं बता देता हूं। उपाध्यक्ष जो है नीति आयोग के वे हैं राजीव कुमार, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है, यानी कि भारत का जो महान्यायवादी होता है उसे कैसे नियुक्त किया जाता है। क्या संसद द्वारा, संसद की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा। यदि आपको पता होगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वह नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कब कर सकता है भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? बाहरी आक्रमण के समय, बिल्कुल ठीक है। आंतरिक अशांति के समय, बिल्कुल ठीक है। सशस्त्र विद्रोह की जब हो जाए, भारत के किसी आंतरिक भाग में सशस्त्र विद्रोह हो, तो क्या राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो बताइए कौन से इनमें से जो उत्तर है वह सही है। क्या सांप्रदायिक संघर्ष हो जाए तब कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर जो है वह डी सही है, यानी कि केवल 1 और 3 जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जा रही है। तो बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह यदि अगर हो जाए तो हम जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत कर सकता है। और जो सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया था, ये सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ये जो शब्द है सशस्त्र विद्रोह, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, उसके द्वारा जोड़ा गया था आंतरिक अशांति के स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट है कि जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है। देखिए, जोखिम पूंजी किसे कहते हैं? उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालीन पूंजी, या नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालिक प्रारंभिक पूंजी, या फिर उद्योगों को हानि उठाते समय उपलब्ध कराई गई निधियां, या फिर उद्योगों के प्रतिस्थापन एवं नवीकरण के लिए उपलब्ध की गई पूंजियां, किसे हम कहते हैं जोखिम पूंजी। ऑप्शन नंबर जो है बी यह सही है कि नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है जोखिम पूंजी। चलिए नेक्स्ट है कि एक ही पौधे के एक पुष्प के, एक ही पौधा है और एक पुष्प के परागकोश से परागण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? क्या स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण, पर परागण, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या कहलाता है? एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि पहुंच जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, एक ही जाति है तो इसे हम कहते हैं सजात पुष्पीय परागण। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कि मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? क्या सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पिसिकल्चर, या फिर एपीकल्चर कहा जाता है?
तो आप सभी को यह पता होगा, आंसर जो है वह डी है कि मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इनमें से वह है आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है और यह पुरस्कार की स्थापना जो है वो 1956 में की गई थी। कब की गई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना? 1956 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में खेल एवं युवा कौन सा? मध्य प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? बताइए कि मध्य प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी 1 अक्टूबर सन 1975 को। ऑप्शन जो है वह सी सही है। नेक्स्ट है कि असत्य कथन का चुनाव कीजिए। हमें नीचे दिए गए 4 कथनों में से एक असत्य कथन का चुनाव करना है। क्या है? यूएसए की समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस है, ब्रिटेन की समाचार एजेंसी रॉयटर्स है, इटली की समाचार एजेंसी इतीम है और फिलिस्तीन की समाचार एजेंसी वाफा है। बताइए। देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर जो सी है यह है असत्य है, क्योंकि इटली की समाचार एजेंसी इतीम ना होकर के अंसा है। क्या है? अंसा। और जो आपको पता होगा कि वाफा यह सही है। तो इतीम कहाँ की है? इतीम जो है यह इज़राइल की समाचार एजेंसी है और यूएसए की जो समाचार एजेंसी वह है एसोसिएटेड प्रेस और फिलिस्तीन की समाचार एजेंसी आपको पता है कि वाफा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वह कौन सा है? सत्य युग्म है। सत्य युग्म है। एक तरफ खेल दिए हुए हैं और एक तरफ संबंधित कप या ट्रॉफियां दी हुई हैं। तो हॉकी से जो संबंधित है, क्या डूरंट कप है या फुटबॉल से वेटन कप है या ब्रिज से होलकर कप है या फिर गोल्फ से एजार कप है? बताइए कौन सा एक सत्य है? देखिए पहली बात तो यह कि डूरंट कप जो है वह हॉकी संबंधित नहीं है, वह है फुटबॉल संबंधित। पहला भी असत्य है, तो हमें सत्य ही चुनाव करना है। दूसरा है बैटन कप। बैटन कप की हम बात करते हैं तो बैटन कप जो है यह फुटबॉल संबंधित नहीं है, यह है हॉकी से संबंधित है बैटन कप। ब्रिज की हम बात करें तो यह होलकर ट्रॉफी जो है, होलकर ट्रॉफी किससे संबंधित? होलकर ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है और गोल्फ जो है वह एजार कप नहीं, जी नहीं, एजार कप नहीं। यह जो है एजार कप गोल्फ से संबंधित ना होकर के पोलो से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी जो है यह सत्य है। नेक्स्ट है कि अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित 2 भागों को अपने आप पूरा कर लेता है। यानी कि अधिकांश मेल प्रोग्राम क्या होता है, जब भी हम किसी को ईमेल करते हैं तो 2 चीज़ें ऑटोमेटिक फिल हो जाती हैं। कौन सी वे 2 चीज़ें हैं ये हमें बताना है। फ्रॉम तथा बॉडी, फ्रॉम तथा डेट, फ्रॉम तथा टू या फ्रॉम तथा सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही है कि फ्रॉम तथा डेट प्रोग्राम, जब मेल प्रोग्राम जब हम किसी को मेल करते हैं तो फ्रॉम और डेट जो है ये ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं, यानी किसकी तरफ से भेजा गया है और कब भेजा गया ये ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेब पर सूचना देखने हेतु आपके पास होना, यानी कि वेब पर यानी कि नेट जब हम चूज़ करते हैं उस समय हमारे पास क्या होना चाहिए? केवल मॉडेम, वेब ब्राउज़र, डोमेन नेम सर्वर या फिर हाइपर टेक्स्ट व्यूअर। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह है वेब ब्राउज़र होना आवश्यक है वेब पर किसी प्रकार की सूचना देखने के लिए। यदि वेब ब्राउज़र नहीं होगा तो हम किसी प्रकार की सूचना को नहीं देख पाएंगे या नेट पर जो है सर्फिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान इनमें से किसने दिया था? 93 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का विकास हुआ उसमें सर्वाधिक योगदान किसने दिया? देखिए नो डाउट कि चार्ल्स बेबेज जो हैं वह फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर है, लेकिन वॉन न्यूमैन को कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान के लिए जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीज, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए दस्तावेज और प्रोग्रामों के संग्रह को होल्ड करता है। क्या है प्रश्न? कि एक यह केंद्रीय कंप्यूटर है जो अन्य
कंप्यूटर्स, ठीक है, अन्य कंप्यूटर्स के लिए क्या काम करता है, एक वर्क स्टेशन का काम करता है जो दस्तावेज और प्रोग्राम क्या है उनके उपलब्ध करके बताता है। तो इस कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, ठीक है, बताइए क्या कहा जाता है ऐसा कंप्यूटर जो केंद्रीय कंप्यूटर होता है और अन्य कंप्यूटर के लिए सूचनाएं होल्ड करके रखता है, उस कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस प्रकार के जाति की बात करी जा रही है यहाँ पे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी, तो यह आप सभी को पता होगा, अनुच्छेद 38 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी यह स्थापना, देखिए क्या हुआ था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जो जाति आयोग है पहले एक ही संस्था थी और यह 1978 में स्थापित हुई थी। कब, यानी कि एससी और एसटी के लिए एक ही आयोग था, लेकिन क्या हुआ कि 19 फरवरी 2004 को एससी और एसटी आयोग अलग अलग कर दिया गया। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वह की गई थी 19 फरवरी सन 2004 को और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था, यानी कि पिछड़ा वर्ग को एक संवैधानिक संशोधन के तहत सांविधिक दर्जा दिया गया है, वह कौन सा संविधान संशोधन है इनमें से, बताइए। 2018 में एक संशोधन लाया गया, लेकिन सभी में 2018 है, तो आपको बताना है कि 99 या 100 या 101 या फिर 102 कौन सा संविधान संशोधन है वह, तो वह संविधान संशोधन है 102 जो कि 2018 में किया गया था पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वह संसद में कब पारित हुआ था, बताइए। सूचना का क्या पूछा गया है, अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था, ठीक है। तो यह अधिनियम जो है क्यों लाया गया, पहली बात तो ये कि पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज को बनाने के लिए 12 मई, कब, 12 मई सन 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम संसद में पारित किया गया, ठीक है। कब किया गया था, 12 मार्च सन 2005 को, और ये लागू कब हुआ, यह लागू हुआ था 12 अक्टूबर सन 2005 को यह लागू हुआ था। यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 12 मई सन 2005 को संसद ने पारित किया और 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जो है वह जम्मू कश्मीर को छोड़कर उस समय लागू हो गया था। और इसी को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई थी, तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो राष्ट्रपति को जो अनुमति प्राप्त हुई थी राष्ट्रपति की, वह अनुमति प्राप्त हुई थी 15 जून सन 2005 को। क्या हुआ, 12 मई को संसद से अनुमति प्राप्त हुई, 15 जून को जो है यह राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और 12 अक्टूबर सन 2005 को यह लागू कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, बताइए। पता होगा सभी को कि ऑप्शन सी अनुच्छेद 338 ए या फिर का के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट 2 प्रश्न बचे हुए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए मैं बता देता हूं कि केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें निम्न में से किसके समान है, किसकी बात की गई है यहाँ पे, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें किसके समान है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के समान या फिर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान या इनमें से कोई नहीं, बताइए। ऑप्शन बी, केंद्रीय सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें जो होती हैं वह होती हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं, वार्षिक रिपोर्ट जो है वह किसे देते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग, क्या प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को, बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं केंद्र सरकार को
और केंद्र सरकार को सौंपने के साथ ही साथ आपको ये बताना है कि 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था, लेकिन यह राष्ट्रीय महिला आयोग एक अधिनियम लाया गया था जिसके तहत 31 जनवरी सन 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। तो आपको यह बताना है कि वह अधिनियम कब लाया गया था। आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब लाया गया था। ठीक है, यहाँ तक यदि अगर पहुँच गए हो तो काम आपको पता है कि क्या करना है। अधिक से अधिक शेयर करना है, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाना है ताकि वह भी अपनी पढ़ाई में इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समाहित कर सकें। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, इससे क्या होगा कि जब भी मैं नई एफएलटी या फिर आपके लिए उपयोगी वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।